हमेशा इतने छोटे बनिए, हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और इतना बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई भी आपके सामने बैठा ना रहे। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 पार्ट जो कि हिस्ट्री का है मौर्योत्तर काल। पूरा मौर्य काल जो है मौर्य साम्राज्य हम लोग देख लिए हैं, मौर्य साम्राज्य कवर कर लिए हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उसके बाद में काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग डिटेल के साथ में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को बता दूं कि चैनल में एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहां से आप लोग जाके जो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग सारे जो इम्पोर्टेंट है वहां पे टॉपिक, वहां पे उसका सबका थंबनेल बना हुआ है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सबसे पहली बात यह है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा मौर्योत्तर काल कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में जान लेते हैं। क्या है मौर्योत्तर काल? तो मैं आप लोग को बताया हूँ जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं बता चुका हूं दोस्तों, कोई भी आप लोगों को जो यहाँ पे मैं बात बताऊंगा वो आप लोगों के लिए नई नहीं होगी। मौर्य वंश का जो अंतिम जो शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। क्या था? बृहद्रथ नाम था, बृहद्रथ भी बोल सकते हैं। तो बृहद्रथ की हत्या कर देता है कौन? मौर्य का जो सेनापति था उस समय का पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है 185 ईस्वी पूर्व में और शुंग वंश की स्थापना करता है। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करता है 185 ईस्वी पूर्व में और शुंग वंश की स्थापना करता है। उसी समय से यहाँ पे शुंग वंश के बारे में चर्चा कर लें। शुंग वंश की स्थापना हो जाता है, मौर्य काल वहीं से समाप्त हो जाता है और यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। शुंग वंश की दोस्तों जब स्थापना होती है तो उसकी सबसे पहले राजधानी कहाँ पे रखता है? राजधानी पुष्यमित्र शुंग द्वारा उसकी विदिशा में रखा जाता है। कहाँ पे? विदिशा में उसकी राजधानी रखा जाता है। और पुष्यमित्र के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि उस समय यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ था। ध्यान रखिएगा, यवनों का भारत पर आक्रमण पूछ देता है किस शासक के काल में हुआ था? तो यह पुष्यमित्र शुंग के शासक काल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोटल 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र के पुरोहित को पतंजलि कहा जाता है, उनका पतंजलि नाम है, जो कि अभी आप लोग पतंजलि का जो भी प्रोडक्ट खाते हैं इन्हीं के नाम पे रखा गया है पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र के पुरोहित थे और पाणिनि जिनके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों उसके बाद में जो अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए आप लोग नोट करते चलिएगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कीजिएगा। पुष्यमित्र के समय सांची का स्तूप का आकार दुगना करवाया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण अगर एग्जाम में पूछ दे, सांची के स्तूप का निर्माण दुगना किसके शासनकाल में करवाया गया था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में करवाया गया था। और शुंग काल के अन्य 2 महत्वपूर्ण स्तूप उस समय बनवाए गए थे, जिसे सबसे पहला नंबर पे भरहूत का स्तूप बोला जाता है, जो कि बेस नगर में भरहूत का स्तूप था। और दूसरा दोस्तों बोध गया में जो शांति स्तूप है वो बनवाया गया था। शुंग काल की अगर हम लोग भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित थी और ब्राह्मण व्यवस्था वहाँ पे बहुत ही ब्राह्मण को महत्व दिया जाता था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था? देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। और देवभूति की हत्या कौन कर देता है? तो देवभूति की हत्या उसके ही अमात्य द्वारा 73 ईस्वी पूर्व में हत्या कर दी जाती है। और किस वंश की स्थापना होती है? उसके बाद में कण्व वंश की स्थापना हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। दोस्तों इसमें क्या होता है ना, मौर्योत्तर काल एक ऐसा काल है जिसमें कि एक दूसरे की हत्या करके ही लोग राजा बने थे। उसके बाद में दोस्तों जब कण्व वंश की स्थापना होती है
तो कर्ण वंश की संस्थापक की बात किया जाए तो वासुदेव इनके संस्थापक हो जाते हैं कर्ण वंश के, और इनके बारे में ज़्यादा उतना डिटेल नहीं मिलता है। इस वंश का पहला शासक वासुदेव थे और अंतिम शासक इनका सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा इनका अंतिम शासक था, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक द्वारा कर दी जाती है। सातवाहन नरेश सिमुक द्वारा सुशर्मा की हत्या की जाती है और सातवाहन वंश की स्थापना होती है। कौन सा? सातवाहन वंश की स्थापना होती है। और सातवाहन वंश भी दोस्तों ज़्यादा प्रचलित होता है, सातवाहन वंश ज़्यादा प्रचलित होता है। और इसका जो संस्थापक है किसे माना जाता है, एग्जाम में पूछता है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो इससे सिमुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, जिसने कर्ण वंश के जो अंतिम शासक सुशर्मा है उनकी हत्या करता है और सातवाहन वंश की स्थापना करता है। चलिए दोस्तों, सातवाहन वंश की जब स्थापना करता है तो राजधानी चेंज कर देता है। उस समय राजधानी चेंज कर देता है और राजधानी सब पहले कहाँ थी? पहले थी विदिशा, और विदिशा से चेंज करके विदिशा से राजधानी को चेंज करता है और कहाँ पे ले जाता है? गोदावरी के तट पर। कहाँ पे? गोदावरी के तट पर। वहाँ पे औरंगाबाद महाराष्ट्र जो कि जहाँ पे पड़ता है गोदावरी के तट पर इसकी राजधानी ले जाता है। सातवाहन वंश में प्रमुख शासक जो हुए थे, काफ़ी लंबे समय तक चला था सातवाहन वंश, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है सातवाहन वंश से। तो सबसे पहले नंबर पे सातकर्णी आ जाता है। सातवाहन वंश में कौन आता है? सातकर्णी जो पहले नंबर पे आता है, जो कि 27 से 17 ईस्वी पूर्व तक रहा और यह इस वंश का सबसे महान राजा माना गया। और इसने दोस्तों भी क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था तथा एक राजसूय यज्ञ करवाया था। एक राजसूय, जिसे राजसीय बोलते हैं, राजसीय यज्ञ कराया था और चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति अंकित कराई थी। सातकर्णी प्रथम ने, यानी कि सातकर्णी जो फर्स्ट है, इसमें ऐसे बोला जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सातकर्णी जो है, सातकर्णी ने दक्षिणा पथ का स्वामी की उपाधि धारण की थी। उपाधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ देता है सातकर्णी द्वारा किसकी उपाधि धारण की गई थी? दक्षिणा पथ की स्वामी। क्या? दक्षिणा पथ की स्वामी उन्हें बोला जाता था। दक्षिणा पथ की स्वामी की उपाधि धारण की थी। चलिए देखते हैं, नानाघाट शिलालेख में सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कौन से शिलाघाट में? नानाघाट शिलालेख में सातकर्णी के जो भी शिलालेख हैं और जो भी सातकर्णी द्वारा वहाँ पे काम किए गए थे उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद में यहीं पे सातकर्णी वंश समाप्त होता है और हाल आ जाता है। क्या आता है? हाल प्रथम के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो कि 20 से 24 ईस्वी तक। अब यहाँ पे दोस्तों ईस्वी चलने लगा है, यहाँ पे अब आ गया है एडी। अब बीसी ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पे ईसा पूर्व नए मैं नहीं बोलूँगा, ध्यान रखिएगा। ईसा पूर्व मैं नहीं बोलूँगा, यहाँ पे क्या बोलूँगा? 20 से 24 ईस्वी तक हाल प्रथम का यहाँ पे शासन होता है और सातवाहन वंश का 17वां शासक था। इसके बाद में सातकर्णी के बाद में 17वां शासक हाल को बनाया गया था और इसका चर्चा इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि यह एक प्राकृत ग्रंथ, कौन सा? एक प्राकृत ग्रंथ था जिसे गाथा सप्तशी, क्या बोला जाता था? गाथा सप्तशी उसे बोला जाता था। गाथा सप्तशी की रचना की थी, जिसमें क्या है दोस्तों, काफ़ी अच्छे अच्छे श्लोक हैं और उसमें बताया गया है टोटल 700 श्लोक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल के दरबार में ही जो गुड़ाढ्य निवास करते थे, जिन्होंने बृहत कथा की रचना की थी। बृहत कथा आप लोग नाम सुने होंगे, बृहत कथा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, बृहत कथा आप लोग नाम सुने होंगे। तो हाल के ही जो दरबार में गुड़ाढ्य रहा करते थे, गुड़ाढ्य रहा करते थे हाल ही के दरबार में, और इसके द्वारा ही यहाँ पे बृहत कथा की रचना की गई थी। इनके बारे में इतना ही चर्चा मिलता है। उसके बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी, वहाँ पे दोस्तों सातकर्णी प्रथम था और यहाँ पे एक सेकंड जो सातकर्णी आता है वो होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से, जो कि 106 से 130 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। और यह फेमस इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो दोस्तों सबसे पहले तो ये है सातवाहन वंश का जो
भी अपना मतलब कि उसका उद्धार बोल लें, उसका पुनः से फिर से एक बार विस्तार हुआ गौतमी पुत्र के समय में, जो कि सातकर्णी के नाम से जाना गया। और उसने छहरात वंश का नाश किया था, छहरात वंश का नाश करके और फिर से एक बार जो है सातकर्णी वंश की स्थापना की थी। और उसका शत्रु उस समय नहपान था, जो कि छहरात वंश का संस्थापक था नहपान, और इसकी हत्या कर देता है और फिर से अपना वंश को कायम करता है। और उसने क्या किया था, शकों से मालवा और कठियावाड़ भी छीन लिया था। जो शक शासक थे उनसे मालवा का जो क्षेत्र था और कठियावाड़ का जो क्षेत्र था उसके द्वारा छीन लिया गया था। और दोस्तों नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख मिलता है। नासिक जो अभिलेख है वहाँ पे मिलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है यज्ञ श्री सातकर्णी। कौन आता है, यज्ञ श्री सातकर्णी। उसके बाद में आता है जो कि यहाँ पे अगर ईस्वी की बात करें 165 से 194 ईस्वी तक, और यह सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैं सारे शासक के बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैं चर्चा कर रहा हूँ उसके बारे में एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो यज्ञ श्री सातवाहन जो कि सातकर्णी वंश का, सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसके सिक्कों पर मछली, सिक्कों पर क्या था, मछली, शंख और जहाज का चिन्ह अंकित था। दोस्तों सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था यज्ञ श्री सातकर्णी। और लास्ट शासक जो अंतिम शासक था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मेरे पॉइंट को नोट कीजिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा। सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था यज्ञ श्री सातकर्णी, लेकिन सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक था पुलवामी चतुर्थ। कौन था, पुलवामी चतुर्थ सातवाहन वंश का अंतिम शासक बोला जाता है। चलिए थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि सातवाहन वंश के समय में होता है। तो यहाँ पे देखते हैं सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी कैसी थी। पहला पॉइंट ये है, तो प्राकृत थी। कैसी थी, प्राकृत थी, और जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। कौन सी, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। आप लोग बताइए, मैं ये बात बता दिया हूँ कि ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है या फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं से दाएं। चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन काल में ही चांदी व तांबे को सिक्के का प्रयोग होता था। चांदी और तांबे के जो सिक्के थे सातवाहन काल में ही इसका प्रयोग किया गया था, और जिसे करसापण उस समय बोला जाता था। क्या बोला जाता था, इन सिक्कों को करसापण बोला जाता था। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्के का प्रयोग किया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि शीशे के सिक्के का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सातवाहन के द्वारा। किस लिए, आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता होगा। कितना उस समय दोस्तों इम्पोर्टेंट होगा कि शीशे का सिक्का अगर गिर भी किसी के पास, भूमि दान की प्रक्रिया सबसे द्वारा सातवाहनों के समय में ही शुरू की गई थी, जो कि ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था सबसे पहले सातवाहन वंश के द्वारा ही शुरू किया गया था, या जागीर देने की प्रथा भी इसे बोला जाता था। और सातवाहनों में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी उस समय बोले तो। और प्रमुख वहाँ के जो स्थल हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे वास्तुकला मिले हैं, मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले नोट करिए। कारले का जो चैत्य है, कारले का चैत्य दोस्तों नोट कर लीजिए। कारले का चैत्य भोर घाट जो कि पूना में मिला हुआ है। कहाँ पे, भोर घाट जो कि पूना में है। अजंता एलोरा की गुफा का निर्माण हुआ था। अमरावती एवं नागार्जुन कुंड के स्तूपों का निर्माण हुआ था। बस दोस्तों मौर्योत्तर काल में आप लोग को इतना ही पढ़ना है। अगर आप लोग ये इतना आप लोग रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप लोगों को एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्ज़ाम में अगर यहाँ से आ जाए, एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ के बाहर से नहीं आएगा। आप लोग लिख के रख लीजिए। और दोस्तों मैं ये भी नहीं कि बीच बीच में कोई भी जो है आप लोग को बीच बीच में इधर उधर की बातें कुछ भी नहीं करता हूँ। बस ये
सारी जो बातें हैं सिस्टमेटिक तरीके से मैं यहाँ पे कराता हूँ। बीच बीच में ये मेरी ऐसी आदत नहीं है कि आप लोगों को मैं बीच बीच में कोई भी रोक दूँ या फिर इधर उधर की बातें करूँ। तो दोस्तों लास्ट में जब टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो आप लोग कुछ भी बातें कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टॉपिक जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक आप लोग मैं जो बता रहा हूँ मेरे एक एक पॉइंट पर आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर ये नहीं बताए तो सर ये नहीं बताए। और अगर कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आप लोगों को उसके बारे में बता दिया जाएगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्य एशिया से जब भारत का संपर्क होता है, तो ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग पढ़ के आइएगा हिंद यूनानी के बारे में, शक के बारे में, हिंद यूनानी के बारे में। जब मध्य एशिया से भारत का संपर्क होता है कैसे होता है, पूरी स्टोरी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इसमें आप लोगों से मिस कर जाएगी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया है तो एक बार जल्दी से शेयर कीजिए दोस्तों में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मध्य एशिया से भारत के संपर्क के साथ में। जय हिंद।